हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं इश्क में दर्द भी है। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। प्रिंसिपल विवान और उसके दोस्तों को घूरते हुए कहते हैं, फिर भी कोई परेशानी हो तो यू कैन टेल मी मिस पलक। पलक कहती है, ठीक है सर। प्रिंसिपल चले जाते हैं। पलक भी विवान को घूरते हुए अपनी क्लास में चली जाती है। विवान के दोस्त कहते हैं, अबे यार, ये तो कमिश्नर की बेटी निकली। तभी विवान की गर्लफ्रेंड कहती है, हाँ इसलिए इतना उड़ रही थी। विवान कुछ बोल नहीं रहा था, उसकी आंखों में अब भी गुस्सा था और आंखों के आगे अब भी वही पल घूम रहा था जब पलक ने सबके सामने उसे थप्पड़ मारा था। उसका हाथ खुद ब खुद अपने गाल पर चला जाता है और वो मन में कहता है, ये तुमने ठीक नहीं किया मिस पलक, पछताओगी तुम। तभी रिया उसके सामने अपनी कलाई करते हुए कहती है, ये देखो ना बेबी, मेरी कलाई पूरी लाल हो गई है। विवान उस पर चिल्लाते हुए कहता है, तो मैं क्या करूं? किसने कहा था तुम्हें बीच में आकर हीरोइन बनने के लिए? ये कहकर वो भी गुस्से से वहां से चला जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड गुस्से से उसे घूरती है और कहती है, देख लूंगी तुम्हें भी, अगर तुम्हारी दौलत का सवाल नहीं होता तो। रिया पर चिल्लाने का अंजाम क्या होता है ये बता देती अभी तुम्हें। विवान कैंटीन में जाकर सिगरेट सुलगाने लगता है। पलक अपनी क्लास में होती है। कुछ लड़के और लड़कियां उसके पास जाकर कहती है, तुम तो बहुत ही स्मार्ट हो, सीनियर की बोलती बंद करवा दी, जरा भी नहीं डरी तुम। पलक कहती है, इसमें डरना कैसा, गलत चीज़ का विरोध तो करना ही चाहिए, फिर हम क्यों इनकी बेकार सी बात माने। कुछ ही देर में बारिश शुरू हो जाती है। कॉलेज टाइम भी खत्म हो गया था। रिया तो कब का गाड़ी में बैठकर अपने घर चली गई थी। पलक भी कॉलेज के गेट पर खड़ी थी। बारिश की वजह से कोई ऑटो नहीं रुक रहा था। वो पूरा भीग गई थी, यहाँ तक कि उसके कपड़े भी उसके बदन से चिपक गए थे। भीगने से वो और भी खूबसूरत लग रही थी। सामने अपनी बाइक पर बैठा विवान, वो भी बारिश में भीग रहा था और एकटक पलक को देख रहा था। पलक की नज़र विवान पे पड़ती है, फिर अपने कपड़ों पर अपने दुपट्टे से खुद को पूरा कवर कर लेती है। काफ़ी टाइम हो जाता है, ना तो बारिश रुकती है और ना ही कोई ऑटो आता है। पलक पैदल ही चलने लगती है। विवान भी अपनी बाइक लेकर उसके पीछे जाता है। पलक के पास बाइक रोकते हुए कहता है, बैठो तुम्हें छोड़ दूंगा, वो सख्ती से बोलता है। पलक एक नज़र उसको देखती है, फिर बिना कुछ बोले आगे बढ़ जाती है। विवान फिर उसके पास जाकर गुस्से से कहता है, सुनाई नहीं दिया, मैं कह रहा हूँ ना, बैठ जाओ। पलक कहती है, तुम्हें मैं पागल लगती हूँ जो तुम्हारे साथ बैठूंगी? कभी नहीं बैठूंगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें चाटा मारा और तुम मेरी हेल्प करोगे? तुम ये चालाकी ना मेरे सामने नहीं चलेगी। ये कहकर वो फिर से आगे बढ़ जाती है। विवान उसे जाते हुए देखता है और मन में कहता है, पुलिस वालों जैसा दिमाग है ना, शक तो तुम्हें होगा ही। नहीं जाना तो मत जाओ, मैं तो सच में हेल्प करने गया था, भाड़ में जाए, मुझे क्या। पलक आगे बढ़ जाती है। ऑटो आता है और वो उसमें बैठकर चली जाती है। विवान भी अपने घर के लिए निकल जाता है। घर पहुंचकर अपने कमरे में जाते हुए कहता है, निर्मला आंटी एक कॉफ़ी लाइए। वो अपने कमरे में जाकर अपने कपड़े बदलता है और बिस्तर पर गिर जाता है। ख्यालों में बस पलक घूम रही थी। अचानक ही विवान उठकर बैठते हुए कहता है, उसने मुझे सबके सामने चाटा मारा और मैं उसकी हेल्प करने की सोच रहा था। ये मुझे क्या हुआ था? खैर छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें मिस पलक, बहुत भारी पड़ेगा तुम्हें ये थप्पड़। वो बिस्तर से टेक लगाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। नजर आती है बारिश में भीगती पलक, जिसने खुद को दुपट्टे से कवर कर रखा था, और उसका वो मासूम सा चेहरा, वो तो विवान की आंखों के सामने से हट ही नहीं रही थी। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है तो नजरें जाती है सामने नैना पर, जो बिल्कुल पलक की तरह लग रही थी। वैसे ही खुद को दुपट्टे से कवर कर रखा था, वैसे ही मासूम सा चेहरा। विवान तो सब भूलकर बस खो गया था नैना के चेहरे में, क्योंकि उसको नैना में अपनी पलक नजर आ रही थी। उसका ध्यान जाता है कि नैना बेहोश होकर गिरने ही वाली है। इससे पहले कि विवान कुछ करता, आरव एकदम से आकर नैना को थाम लेता है। नैना की आंखें बंद हो रही थी, फिर भी आरव को उसने देख लिया था और उसके होठों पर हल्की सी स्माइल आ जाती है और वो आरव की बाहों में गिर जाती है। एक पल के लिए आरव भी सब कुछ भूलकर उसको बाहों में भर लेता है और उसे कसकर अपने सीने से लगाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है।
विवान जो नैना को बचाने के लिए आगे बढ़ रहा था, दोनों को देखकर उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। वो दोनों को एक नज़र देखकर पीछे हो जाता है और मन में कहता है, हर बार मुझे इसमें अपनी पलक क्यों नजर आती है। इधर आरव नैना को गोद में उठाकर उसके कमरे की तरफ बढ़ते हुए माधव से कहता है, डॉक्टर को फोन किया? माधव उसके पीछे जाते हुए कहता है, कर दिया है, वो बस आती होंगी। बेहोशी में भी नैना ने कसकर आरव की शर्ट को पकड़ रखा था, जैसे अगर उसने उसे छोड़ा तो आरव फिर से दूर चला जाएगा। आरव उसे कमरे में ले जाकर बेड पर लिटा देता है। वो नैना को लिटाकर पीछे होने ही लगता है, पर हो नहीं पाता क्योंकि नैना ने अब भी कसकर उसकी शर्ट को पकड़ रखा था। वो नैना के बेहद करीब था। नैना के कांपते होठ उसे बेचैन कर रहे थे। वो धीरे से नैना के हाथ से अपनी शर्ट को छुड़वाता है और पीछे होने लगता है, पर इस बार नैना कसकर उसका हाथ पकड़ लेती है और बेहोशी में बड़बड़ाते हुए कहती है, मत जाइए मुझे छोड़कर, मैं नहीं जी पाऊंगी। वो धीरे धीरे और अटकते अटकते बोल रही थी। आरव प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरता है। जैसे वो उसे छूता है, उसे एहसास होता है कि नैना का माथा बहुत ही तप रहा था। वो माधव पर चिल्लाते हुए कहता है, अभी तक डॉक्टर क्यों नहीं आई? इतने में डॉक्टर अंदर आते हुए कहती है, सॉरी मिस्टर राठौर, थोड़ी देर हो गई। फिर उसकी नज़र कांपती हुई नैना पर जाती है। वो जल्दी से उसका चेकअप करने लगती है। नैना के गीले कपड़ों को देखकर वो आरव को कहती है, मिस्टर राठौर, इनके कपड़े। आरव अलमारी की तरफ इशारा करके खुद बाहर चला जाता है। डॉक्टर नैना के कपड़े बदलती है और उसे एक इंजेक्शन देती है। फिर आरव के पास जाकर कहती है, लगातार बारिश में भीगने से इन्हें निमोनिया हो गया है और क्या ये ढंग से खाती पीती नहीं है, बहुत कमज़ोरी है इनकी बॉडी में। फ़िलहाल मैंने इंजेक्शन दे दिया है, कुछ देर में होश आ जाएगा। बाकी जितना ये आराम करेंगी उतना ही इनके लिए अच्छा है। बाकी प्लीज़ इनके खाने पीने का पूरा ध्यान रखिए, मैं कल फिर आऊँगी। ये कहकर वो चली जाती है। आरव बहुत ध्यान से उसकी बात सुन रहा था। माधव उसके पास आकर कहता है, भाई आप भी कपड़े बदल लीजिए, मैं आपके लिए चाय लाता हूँ। लेकिन आरव को इस वक्त बस नैना दिखाई दे रही थी। अपना तो उसे कोई होश ही नहीं था। वो वैसे ही नैना के कमरे की तरफ बढ़ जाता है। अंदर जाकर वो गेट अंदर से बंद कर लेता है। नैना अब भी हल्का हल्का कांप रही थी। आरव कमरे में हीटर चालू कर देता है और अपनी गीली शर्ट निकालकर एक तरफ फेंक देता है और खुद जाकर नैना के पास बैठ जाता है और उसकी हथेलियाँ रगड़ने लगता है। वो बस एक टक नैना का चेहरा देख रहा था। उसे नहीं पता चला कि कब वो नैना के बेहद करीब आ गया है। वो धीरे धीरे नैना के और भी करीब चला जाता है। नैना का कांपना अभी भी बंद नहीं हुआ था। वो नैना को अपने आगोश में भरकर लेट जाता है और उसे बिल्कुल अपने सीने से सटा लेता है। नैना चाहे बेहोश थी, पर उसे अपने प्यार के करीब होने का एहसास था। वो बेहोशी में भी उसमें सिमटती जा रही थी। आरव की पकड़ और भी बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे नैना बिल्कुल शांत हो जाती है। शायद सुकून मिल गया था उसको। आरव बिस्तर पर सीधा लेटा हुआ, उसने अपनी एक बाजू से नैना को अपने आगोश में भर रखा था। उसका हाथ नैना के बालों में था। वो एक टक बस ऊपर छत की तरफ देख रहा था। सैकड़ों विचार चल रहे थे उसके दिमाग में। मन में सोच रहा था, नहीं ये सही नहीं हुआ, इस हद तक चली जाओगी तुम, ये नहीं सोचा था मैंने। मजबूर कर दिया तुम्हारी जिद ने मुझे वापस आने के लिए। वो अपना चेहरा घुमाकर नैना की तरफ देखता है, जो किसी छोटे बच्ची की तरह उससे चिपक कर सो रही थी और बेहद मासूम लग रही थी। आरव आगे बढ़कर उसके माथे पर अपने होठ रख देता है। ना चाहते हुए भी उसकी आंखों के किनारे भीग जाते हैं। उसके छूने से नैना नींद में सिहर उठती है। आरव समझ जाता है कि वो नींद से जागने वाली है। आरव बहुत प्यार से उसके बालों में हाथ फेरकर उसको वापस सुला देता है। पता नहीं दवाइयों का असर था या आरव के प्यार का। नैना वापस नींद के आगोश में चली जाती है। आरव बहुत आराम से उसके पास से उठ जाता है और नैना को सही से कंबल उड़ाकर अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। जाते जाते वो अपनी शर्ट भी उठा लेता है। वो कोई भी सबूत नहीं छोड़ता जिससे नैना को ये लगे कि आरव उसे बचाने आया था। वो एक नज़र नैना को देखता है और फिर अपने कमरे में जाकर रेडी होने लगता है। चेहरे के भाव बदले हुए थे, गुस्से से लाल हुई आंखें और चेहरे पर एक तेज़, दिल में दहक रही थी बदले की आग, जिसमें वो भी अंदर ही अंदर जल रहा था।
कपड़े पहनने के बाद वो अपनी गन उठाकर पीछे अपनी कमर में रख लेता है और नीचे चला जाता है, जहाँ पहले से ही विवान उसका इंतजार कर रहा था। आरव उसकी तरफ देखकर कहता है, माल रेडी है? विवान कहता है, सब कुछ रेडी है। आरव कहता है, तू गाड़ी में बैठ, मैं अभी आता हूँ। विवान बाहर गाड़ी की तरफ चला जाता है। आरव माधव के पास जाकर कहता है, नैना का ध्यान रखना और उसे ये बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उसे बचाने आया था, और कैसे भी करके उसे खाना और दवाई दे देना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। माधव कहता है, भाई एक बात पूछूं, जब आप उसकी इतनी फिक्र करते हैं तो फिर? आरव गहरी सांस लेकर कहता है, कुछ सवालों के जवाब नहीं होते। ये कहकर वो बाहर चला जाता है। रात होने वाली थी। नैना आराम से सो रही थी, उसका बुखार भी उतर गया था और इस वक्त वो सपना देख रही थी, और जो भी उसके बेहोश होने के बाद हुआ वो सब उसे हल्का हल्का दिखाई दे रहा था। उसे दिखाई देता है कि वो बेहोश होकर गिरने ही वाली थी। तभी आरव ने आकर उसको बाहों में भर लिया और इसके बाद ही वो एकदम से उठकर बैठ जाती है और कहती है, आरव जी, और अपने आसपास देखती है, पर आरव उसको कहीं नजर नहीं आता। फिर खुद को अपने कमरे में पाकर और अपने बदले हुए कपड़े देखकर वो मन में कहती है, मैं यहाँ, और आरव जी कहाँ हैं? मैं यहाँ कैसे आई? वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे याद आता है कि उसके बेहोश होने से पहले आरव आया था और उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया था, और वो अपने मन में सोचती है, वो आए थे मुझे बचाने के लिए, वो आए थे, मतलब उनको फ़र्क पड़ता है, मेरे होने या ना होने से फ़र्क पड़ता है, मतलब वो भी मुझसे प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। वो खुश होते हुए ये सब सोच रही थी, यहाँ तक कि उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। पर वो आए थे तो अब कहाँ है? वो उठकर बालकनी में जाकर देखती है और वो कहती है, बारिश तो अभी भी हो रही है, तो फिर वो कहाँ जा सकते हैं? उनके कमरे में जाकर देखती हूँ। ये बोलते हुए वो आरव के कमरे की तरफ जाने लगती है। जैसे ही वो अपने कमरे का दरवाज़ा खोलती है तभी एकदम से माधव आ जाता है, जिसके हाथ में खाना था। माधव नैना को देखकर कहता है, अरे तुम कहाँ जा रही हो? चलो अंदर चलो, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को बोला है। नैना मन मारकर वापस अपने बिस्तर पर जाकर बैठ जाती है। माधव उसके सामने खाने की प्लेट रखते हुए कहता है, चलो अब जल्दी से खाना खाओ, फिर दवाई भी लेनी है तुम्हें। नैना उसकी बात को अनसुना करते हुए कहती है, माधव भैया, आरव जी कहाँ हैं? वो वापस चले गए क्या? माधव मन में कहता है, कहीं से पता तो नहीं चल गया कि आरव भाई उसे यहाँ लाए थे? नैना एकटक माधव के चेहरे पर आने वाले भाव को देख रही थी। माधव बिना नैना की तरफ देखे कहता है, आरव भाई वापस चले गए? अरे वापस तो तब जाते ना जब वो यहाँ वापस आते, पर वो तो आए ही नहीं। नैना हैरानी से कहती है, क्या वो आए नहीं? माधव कहता है, नहीं तो भाई तो नहीं आए, तुम बेहोश होकर गिर गई थी, फिर मैं तुम्हें कमरे में लाया और डॉक्टर को फ़ोन किया। नैना बीच में ही कहती है, माधव भैया जब झूठ बोलना नहीं आता तो क्यों बोल रहे हैं? माधव एकदम से हैरान हो जाता है और वो अटकते हुए कहता है, झूठ? मैं क्यों बोलने लगा झूठ? अब तुम ये सब छोड़ो और जल्दी से खाना खाओ, फिर दवाई भी लेनी है तुम्हें। नैना कहती है, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है भैया। माधव उससे नज़रें चुराने लगता है। नैना कहती है, अगर आप सच कह रहे हैं तो खाइए आरव जी की कसम कि आप सच बोल रहे हैं। सच में आरव जी मुझे बचाने नहीं आए? माधव वहाँ से उठते हुए कहता है, अरे ये कसम वसम कहाँ से आ गई बीच में? छोड़ो ये सब, तुम खाना खाओ। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। नैना एकदम से उसके सामने जाकर कहती है, आपको आरव जी की कसम। माधव बेबसी से उसकी तरफ देखता है। नैना लगभग रोते हुए कहती है, बताइए ना भैया, अपनी बहन पर तरस खाइए और मुझे सच बताइए। मैं वादा करती हूँ मैं आरव जी से कोई सवाल नहीं करूँगी। माधव उसकी तरफ देखते हुए कहता है, पक्का वादा? नैना कहती है, एकदम पक्का। माधव कहता है, हाँ आए थे आरव भैया तुम्हें बचाने। ये सुनते ही नैना का चेहरा खुशी से खिल जाता है। माधव आगे बोलते हुए कहता है, तुम्हारे बेहोश होने से पहले ही वो आए थे, वही तुम्हें कमरे में लाए थे और डॉक्टर के जाने के बाद वो तुम्हारे साथ ही थे। जैसे जैसे माधव उसे बता रहा था वैसे वैसे नैना की आंखें गीली हो रही थी। माधव कहता है, मुझे मना किया था उन्होंने तुम्हें कुछ भी बताने को, और मेरे से बोल कर गए थे कि तुम्हें खाना खिला दूँ। एक बात बोलूँ, अगर तुम खाना नहीं खाती हो तो आरव भाई भी नहीं खाते हैं। मुझे नहीं पता आरव भाई की ऐसी क्या मजबूरी है,
जो वो ना तो तुमसे दूर जा पा रहे हैं और ना ही करीब आ पा रहे हैं। अब जब तुम इतना सब जान ही गई हो तो प्लीज़ उनका ख्याल रखना, ये खाना और दवाई खा लेना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। नैना अपनी आंखें साफ करते हुए वहीं बैठ जाती है और मन में कहती है, अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि आप भी मुझसे बेहद प्यार करते हैं, शायद मुझसे भी ज़्यादा। लेकिन आपने खुद को रोक रखा है तो कोई बहुत ख़ास वजह होगी। ठीक है, मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल गए हैं। अब मैं आपको परेशान नहीं करूँगी, कभी आपके मकसद के बीच नहीं आऊँगी। अब मैं बस आपका इंतज़ार करूँगी, सिर्फ इंतज़ार। लेकिन आपने यहाँ से जाने को बोला तो नहीं जाऊँगी, लेकिन आपने यहाँ से जाने को बोला तो नहीं जाऊँगी। ये सोचते सोचते उसकी आंखें फिर से नम हो जाती है और होठों पर एक मुस्कान आ जाती है। इसके बाद वो सिर्फ आरव के लिए खाना खा लेती है। रात गहरा गई थी। आरव और विवान रॉय की शराब की फैक्ट्री के सामने खड़े थे और उसे उड़ाने वाले थे, लेकिन इससे पहले वो वहाँ पर बैठे उसके आदमियों को धूल चटा चुके थे। एक आदमी आरव के पैरों पर पड़ा गिड़गिड़ा रहा था और कह रहा था, मुझे छोड़ दो, मत मारो मुझे, मत मारो मुझे। आरव उसे बालों से पकड़कर सीधा खड़ा करता है और उसकी जेब से फ़ोन निकाल कर कहता है, फ़ोन लगा अपने मालिक को। वो आदमी जल्दी से रॉय को फ़ोन लगाता है। एक दो रिंग के बाद रॉय फ़ोन उठा लेता है और अपने आदमी पर गरजते हुए कहता है, कितनी बार कहा है कि इस वक्त मुझे फ़ोन मत किया करो। वो अपने से आधी उम्र की लड़की को बाहों में भरते हुए बोलता है। वो लड़की सिसक रही थी। ये कहकर रॉय फ़ोन कट करने वाला होता है कि तभी उसको एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई देती है। धमाका इतना ज़ोरदार था कि रॉय के कान के पर्दे हिल जाते हैं। वो जल्दी से उस लड़की को छोड़कर बिस्तर से उठते हुए कहता है, ये धमाका कैसा? हेलो हेलो, कहाँ मर गया? हेलो। आरव फ़ोन अपने कान पर लगाकर कहता है, ऐसा धमाका बहुत जल्द तेरी ज़िंदगी में होने वाला है। किसी अनजान आवाज़ को सुनकर रॉय कहता है, कौन बोल रहा है? आरव कहता है, तेरा बाप। बीच में विवान कहता है, और तेरा चाचा भी है। रॉय कहता है, क्या बकवास है, ये कौन हो तुम? विवान कहता है, हम कौन है ये छोड़, मेरी आंखों के सामने तेरी शराब की फैक्ट्री जल रही है और मैं उसे देखकर अपनी आंखें सेंक रहा हूँ। यकीन ना हो तो आकर देख ले। ये कहकर आरव फ़ोन कट कर देता है। रॉय हेलो हेलो कर जल्दी से अपने कपड़े पहनकर वहाँ से निकल जाता है। आरव और विवान भी वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर में रॉय अपनी जलती हुई फैक्ट्री के सामने खड़ा था। उसकी आंखें पूरी गुस्से से लाल हो गई थी और वो कह रहा था, किसकी हिम्मत है ये? मैंने पूछा किसने किया ये? एक आदमी डरते हुए कहता है, आरव राठौर। ये सुनते ही रॉय गुस्से से अपनी पिस्तौल की सारी गोलियां अपने आदमी के सिर पर उतार देता है और बेहद गुस्से से कहता है, ये तुमने ठीक नहीं किया आरव राठौर, मौत सोचनी पड़ेगी तुम्हारी, वो भी बहुत ही जल्दी। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। आखिर रॉय आरव को मारने के लिए कौन सी चाल चलने वाला है और आरव अपने प्यार का इजहार नैना को कर देगा। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।